नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं। अभी तक हमने पॉलिटी के 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए थे और राष्ट्रपति तक कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम फिर से चालू करेंगे 22 दिन, 22 वीडियो, 22 पीडीएफ पैट 2022 के लिए। उस सीरीज का, पॉलिटी सीरीज का ये तीसरा वीडियो है और ये तीसरे के बाद चौथा वीडियो। चौथे वीडियो तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और 5वें वीडियो में जो कुछ थोड़ा बहुत पॉलिटी का रह जाएगा, अदर एग्जाम्स का भी, वो भी हम कवर कर देंगे। इसके बाद आपको बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और जो इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 44 से 45 घंटे में हम पूरी पीईटी कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद आपका 70 से 75 स्कोर बहुत आसानी से कर सकेंगे। बाकी हमने आपको बता दिया कि करंट कहाँ से पढ़ना है, उसके बाद आप 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम राष्ट्रपति पर थे और अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति, भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तथा गुप्त मतदान के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से निर्वाचित सदस्य, कौन कौन से, संसद के प्लस राज्यों की विधानसभाओं। इसमें क्या है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बनने वाले निर्वाचक मंडल से ही उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा, मतलब फाइनल होगा। न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके पद की शक्तियों के प्रयोग किए गए जो कार्य होंगे वो अमान्य नहीं होंगे, ये कहता है अनुच्छेद 71। मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी को उपराष्ट्रपति निर्वाचित कर देते हैं और न्यायालय बाद में उसका निर्वाचन को अयोग्य घोषित करता है तो पूर्व में किए गए कार्यों को क्या अमान्य नहीं माना जाएगा। तो उपराष्ट्रपति के लिए योग्यताएं कौन कौन सी होनी आवश्यक हैं, तो वह भारत का नागरिक हो, कम से कम आयु 35 वर्ष हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति में क्या था कि उम्र जरूर 35 का था लेकिन लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होती थी। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो क्या समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपने स्थान, अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। ऐसा माना जाएगा कि जिस दिन उसने अपनी पोस्ट को ग्रहण किया तो पिछली पोस्ट को उसने छोड़ दिया, ऐसा माना जाएगा। अयोग्य घोषित नहीं करेंगे कि वह लाभ के पद पर था। उपराष्ट्रपति केवल अस्थायी रूप से ही राष्ट्रपति पद को धारण करता है और वह अधिकतम अवधि कितनी है, 6 महीने तक वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। और मिनिमम क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव कितने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने के लिए राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। तो उतने दिन तक ही केवल उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से राष्ट्रपति पद को धारण कर सकता है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पर। तो उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मतलब एक आदमी 2 बार उपराष्ट्रपति, 3 बार, 4 बार, 14 बार, जितनी लंबी जिए उतने बार वो बनना चाहे और उसे समर्थन प्राप्त हो दोनों सदनों का, तो वह उपराष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी के अतिरिक्त कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर 2 बार निर्वाचित नहीं हुआ। तो ऑप्शन ध्यान रखेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी, केवल 2 लोग 2 बार उपराष्ट्रपति चयनित हुए। कौन? परमानेंट की बात कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती। चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है इसलिए उसे मतदान का अधिकार नहीं है जो राज्यसभा में वोटिंग होती है। लेकिन निर्णायक मत हो जाए, माने अगर राज्यसभा में मान लो 200 लोग उपस्थित हैं, ठीक है, और 100 वोट पड़ गए, अब निर्णायक मत हुआ तो उपराष्ट्रपति
क्या करेगा, वोट दे सकता है। और 160 140 है या उल्टा भी है तो नहीं, केवल निर्णायक मत की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपना वोट दे सकता है। उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में कितने लाख रुपए मासिक है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, चेक कर लेंगे, नहीं तो हम करेंट में बताएंगे क्योंकि इसमें अभी पुराना लिखा हुआ था। जिस कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे तो इसका निपटारा उपराष्ट्रपति करता है और उसे राष्ट्रपति की शक्तियां, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के रूप में अगर कार्य करेगा तो वेतन भत्ते भी वही प्राप्त होंगे जिसका काम उसके वेतन भत्ते। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का निर्माण संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। किसका, राष्ट्रपति का। संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कुल मिला के ये बात बार बार आ रही है कि राष्ट्रपति का अगर चुनाव होगा तो निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। और योग्यता में हमने बता दिया था कि राष्ट्रपति है तो वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता धारण करनी चाहिए, और अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा तो उपराष्ट्रपति के नाम पर संबोधित करेगा और इसे हटाया जाएगा राष्ट्रपति को तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। चूंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित है और इसका प्रयोग वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श एवं सहायता से करेगा। कौन, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में उपराष्ट्र, अभी तक राष्ट्रपति थी, अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों को दो वर्गों में विभाजित किया गया। नंबर 1, राष्ट्रपति के त्यागपत्र अथवा अपदस्थता के कारण पद रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और यदि अनुपस्थिति अस्वस्थ हो कोई राष्ट्रपति अथवा किसी अन्य कारणवश राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति स्थानापन्न राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कारणवश अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है, अब कार्य करने में असमर्थ है, तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति काम करे। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह हमको पता है। वह राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसकी समस्त कार्रवाइयों का संचालन करता है। उपराष्ट्रपति के रूप में संविधान में उन्हें कोई कार्य नहीं सौंपे गए। आराम से बैठो, अध्यक्षता करो, मस्त रहो। राज्यसभा में यदि किसी भी प्रस्ताव अथवा प्रश्न पर विवाद उठ जाए कि उसे विचारार्थ स्वीकार किया जाए अथवा नहीं, यह अपने निर्णय से करेगा। कौन, उपराष्ट्रपति। वह राज्यसभा में आचरण के नियमों का पालन करवाता है। किसी प्रश्न पर राज्यसभा में मत विभाजन की स्थिति में वह मतों की गिनती करता है और परिणाम की घोषणा करता है। सामान्यतः वह सदन के किसी प्रस्ताव अथवा विधेयक पर मतदान नहीं करता, लेकिन बराबर हो जाए, अभी बताया ना 100 अगर वोट हो जाए, मान लो कुल है ना 245 और 200 लोग उपस्थित हुए, 100 हो जाए तो निर्णायक मत उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल की निर्माण संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों, ये इंपॉर्टेंट है, सभी सदस्यों इसमें शामिल हैं निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो निर्वाचन मंडल में। लेकिन शामिल कौन नहीं होगा, विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होंगे। तो ये बात बार बार कह रहे हैं, फिर से क्लियर कर लो। राष्ट्रपति का अगर चुनाव होगा तो संसद के दोनों सदस्यों की निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और उपराष्ट्रपति होगा तो उसमें, अगर उपराष्ट्रपति होगा तो उसमें दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, बस यही लोग भाग ले। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता किसको होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति को। और त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा कि भैया हम जा रहे, हमारे बस की नहीं है। राज्यसभा द्वारा बहुमत से पारित ऐसे संकल्प द्वारा पदच्युत किया जा सकता है जिससे लोकसभा सहमत हो। तो उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग कहाँ लाया जा सकता है, तो वह लाया जा सकता है राज्यसभा में, क्योंकि वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है और उसके बाद उसे लोकसभा में पारित किया जाता है। उपराष्ट्रपति के रूप में संविधान में कोई कार्य वर्णित नहीं है, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में पदरिक्ति के रूप में वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये बता चुके हैं। जब किसी सदस्य द्वारा सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाता है तो निर्णय देता है कि उसे विचारार्थ स्वीकार किया जाए अथवा नहीं। और जो जरूरी एक और लाइन है, उपराष्ट्रपति कभी कभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में भी कार्य कर सकता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तब वह राष्ट्रपति समस्त शक्ति का प्रयोग करता है तथा उस समय वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। एक ही पोस्ट रहती है, या तो वह राज्यसभा का सभापति रहेगा या
कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेगा, दोनों एक साथ नहीं चलते। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की। तो अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा, ऐसा संविधान में लिखा है। व्यवहार में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल या बड़े दल या सबसे बड़े गठबंधन के नेता होता है। जो बहुमत सिद्ध कर देगा उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। और मंत्रिपरिषद जो होती है, कई बार क्वेश्चन आया, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति? नहीं। कानून न्यायालय के प्रति? नहीं। मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और यदि लोकसभा अविश्वास व्यक्त कर दे, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो मंत्रिमंडल को त्याग देना होगा। मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होगा, पूरी मंत्रिमंडल को। अब प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान होता है और उसकी मृत्यु या त्याग पत्र से मंत्रिमंडल का क्या हो जाता है? विघटन। ये लिखा है अनुच्छेद 74(1) में। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे, तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। मतलब एक भी मंत्री के कोई बिल लाया और उसके खिलाफ वो पारित ना हुआ, अथवा उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हुआ और वो पारित हो गया, जिसका मतलब हो गया कि पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 78 की। तो अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री देश की वास्तविक स्थिति से राष्ट्रपति को अवगत कराता है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई सन 1977 में थे। अब इकोनॉमिक्स हमने बता दिया है, रोलिंग प्लान कब आया था? मोरारजी देसाई से हमें याद आ गया, तो 1978, 79, 79, 80 में 2 रोलिंग प्लान आए थे। और उस समय तो कौन थे? श्री मोरारजी देसाई। सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, 1947 से 1964 तक रहे। और सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री एक बार में, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे, वो 13 दिन के लिए रहे। और चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। आज के ज़माने में होते तो उनकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है, एग्जाम देने को नहीं मिलता। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी थे। वीपी सिंह को सन 1990 में हटाया गया और अटल बिहारी को 1999। लोकसभा चुनाव में एकमात्र पराजित प्रधानमंत्री उम्मीदवार श्रीमती इंदिरा गांधी 1970 थी। ये पहली प्रधानमंत्री थी जिनको लोकसभा में हार का मुंह देखना पड़ा। अब बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव 1951 एवं एच.डी. देवगौड़ा 1996। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, मतलब ना तो वो लोकसभा से थे ना राज्यसभा से थे। और ऐसी स्थिति में क्या होता है? 6 महीने के अंदर किसी एक सदन का सदस्य आपको बनना होता है। ऐसे प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय राज्यसभा के सदस्य थे, ये कई बार क्वेश्चन आया, तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इंद्र कुमार गुजराल थे, व डॉक्टर मनमोहन सिंह थे 2 बार। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी तीनों ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह चौथे प्रधानमंत्री हैं जो दूसरी बार इस पद पर आसीन हुए। और 5वां कौन हो गया? अब श्री नरेंद्र मोदी। छठा आपको पता ही होगा। प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति एवं पदच्युत के अनुसार राष्ट्रपति से की जाती है। और लोकसभा में बहुमत दल के नेता होने के कारण वह लोकसभा में शासन की प्रमुख नीतियों एवं कार्यों की घोषणा करता है तथा लोकसभा के सदस्यों द्वारा गंभीर विषयों से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देता है। देश की वित्त व्यवस्था में वार्षिक बजट निर्धारित करने में भी प्रधानमंत्री की भूमिका होती है। शासकीय विधेयकों को प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार तैयार किया जाता है। अपने दल में अनुशासन एवं एकता कायम रखने तथा दल की नीतियों को क्रियान्वित करने हेतु प्रधानमंत्री दलीय सचेतक के माध्यम से आदेश जारी करता है। वह किसी भी समय लोकसभा के विघटन की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर सकता है। तो मतलब मंत्रिमंडल कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं मंत्रिमंडल के सदस्य? जब तक प्रधानमंत्री चाहे। और किसकी अनुशंसा से भंग की जा सकती है? तो राष्ट्रपति की अनुशंसा से। उसके द्वारा मंत्रियों के बीच मंत्रालयों का आवंटन और पुनः परिवर्तन किया जाए। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उनके निर्णयों को प्रभावित करता है। संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री प्रशासन और विधान संबंधी सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय की। तो प्रधानमंत्री को शासन कार्यों में स्टॉक कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना की गई थी, तो जो आगे चलकर प्रधानमंत्री सचिवालय में बदल गया। प्रधानमंत्री कार्यालय को संक्षिप्त एवं व्यवहारिक रूप में पीएमओ कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। और भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता के साथ ही की गई थी।
केंद्रीय सचिवालय संगठनों में प्रधानमंत्री कार्यालय सचिवालय सबसे छोटा है। पीएमओ का शीर्षस्थ अधिकारी क्या कहलाता है? क्वेश्चन आया है। तो पीएमओ का शीर्षस्थ अधिकारी कहलाता है मुख्य सचिव। और प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्य समझ लीजिए तो प्रधानमंत्री के मुख्य कार्यपालक के रूप में सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है और प्रधानमंत्री के केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों से संपर्क एवं विभिन्न उत्तरदायित्व संबंधी क्रियाकलापों के निभाने में सहायता करता है। प्रधानमंत्री को योजना आयोग अब नीति आयोग बन गया, उसके अध्यक्ष के रूप में उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहायता करता है। देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री तो सारे काम नहीं कर सकते, उसे बाहर भी जाना है, विदेश भी जाना है, पार्टी का भी प्रचार करना है और दूसरे काम भी देखना है, उद्घाटन भी करना है। तो इनके लिए सचिव का पोस्ट होता है और पीएमओ कार्यालय होता है जो ये सब देखता है। तो इनके नीति डिसाइड करते हैं ये आईएएस लेवल के अफसर। अब पीएमओ को अन्य कार्य देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जनसंपर्क, प्रेस तथा जनता से स्थापित करना। जैसे आप ट्वीट ही देख लीजिए तो आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी या उससे पहले मनमोहन सिंह खुद लिखते होंगे? नहीं, इनका पीएमओ लिखता है। बस वो बताते हैं कि किस सेंस में और क्या लिखना है, बाकी काम वो स्वयं करते हैं। नहीं तो समझ लीजिए ना, कई तो हिंदी हुई इंग्लिश हुई आप देखते होंगे ट्वीट ऐसे लिखते हैं, आपको ये समझ नहीं आता कि ये इतनी खतरनाक इंग्लिश कैसे लिख रहे हैं। या मान लीजिए कोई साउथ का प्रधानमंत्री बन जाए या पुराना बना हो कि ये इतनी अच्छी हिंदी कैसे लिख सकते हैं। वो पीएमओ कार्यालय देखता है, वो ट्विटर कोई और हैंडल करता है, आपको लगता है कि पीएम स्वयं इस पे लिख रहे हैं। आप देखते हैं प्रधानमंत्री को भेजे गए मामलों के परीक्षण में सहायता देना, ये भी कार्य होता है। और उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त भूकंप, बाढ़ आदि संकटों के समय प्रधानमंत्री को से राज्यों व्यक्तियों को जो सहायता पहुंचाई जाती है, अन्य प्रकार के मदों का लेखा जोखा रखना पड़ता है। अब बात करें कैबिनेट सचिवालय की, तो कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। ये केंद्रीय प्रशासन की धुरी है। प्रधान मंत्रिमंडल सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। वह वरिष्ठतम लोक सेवक होने के नाते भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। भारत सरकार के कार्य आवंटन नियम 1961 में कैबिनेट सचिवालय का स्थान नियमों की पहली सूची में नहीं देखना है, कोई याद नहीं रखना है। और इसके अंतर्गत कैबिनेट सचिवालय को आवंटित विषय, मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल समितियों की सचिवालय सहायता और कार्य नियम, मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन मंत्रिमंडल मामलों से संबंधित विभाग, संविवर विभाग, सांख्यिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक विभाग आदि होते हैं। नहीं घुस रहा है तो कोई बात नहीं, ये ध्यान रखने की उतनी जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस एग्जाम के लिए। कैबिनेट सचिवालय भारत सरकार कार्य निष्पादन नियम 1961 और भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। ये लाइनें आप ध्यान रखना है। कैबिनेट सचिवालय इन सब चीजों के लिए उत्तरदायी होता है। उपरोक्त नियमों का पालन करते हुए कैबिनेट सचिवालय सरकार के मंत्रालय में सुचारू रूप से कार्य संचालन की सुविधा प्रदान करता है। विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए और मंत्रालयों के बीच मतभेद दूर करते हुए सरकार को निर्णय लेने में मदद करता है। सचिवालय मासिक सारलेखों, संक्षिप्त टिप्पणियों द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों से भी परिचित करवाता है। और कैबिनेट सचिवालय संसद में व्यवस्थापन प्रस्ताव का प्रारूप, राष्ट्रपति के संसद पेश किए जाने वाले अभिभाषण और संदेशों को भी तैयार करता है। कौन? कैबिनेट सचिवालय। यह राज्य या संघीय स्तर पर प्रशासनिक विलंब या कठिनाइयों को दूर करने संबंधी सुझाव देता है एवं सार्वजनिक जांच समितियों की नियुक्ति तथा ऐसी समितियों के प्रतिवेदनों पर भी विचार करता है। अब बात करते हैं उप प्रधानमंत्री। तो इस पे जो क्वेश्चन आया, क्या भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद है? तो देखिए नहीं, भारत के संविधान में ना तो उप प्रधानमंत्री का कोई पद है ना उप मुख्यमंत्री का कोई पद है। तो क्या ये पद सांविधिक है? जी नहीं, ये क्वेश्चन ही आया था डायरेक्ट। इसके बावजूद कई उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति है, वो हैं सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, भाई सी चौहान, चौधरी देवीलाल दोबार और लालकृष्ण आडवाणी। अब बात करते हैं संघीय मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रिपरिषद 3 सदस्य होती है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये याद रखना है। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है तथा राज्य मंत्री और उप मंत्री उसके सहायक होते हैं। मंत्रिमंडल का गठन कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से होता है। मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, कई बार पूछा गया है। तो 91 संविधान संशोधन 2004 के अनुसार मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सीटों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें ऑप्शन 15, 20, 25, 30 देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मंत्रियों की कुल संख्या अपने लोकसभा के सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह कहा गया 91 संविधान संशोधन 2004। संघ मंत्रालय में अनेक विभाग हैं। 15 अगस्त 1947 को संघ में मंत्रालय की संख्या 18 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 57। अब बात करते हैं संसद की। तो अनुच्छेद 79 के अनुसार सदन राष्ट्रपति, राज्यसभा में लोकसभा से मिलकर बना। किससे? राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा से। संसद के उच्च सदन को राज्यसभा एवं निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। और पॉपुलर सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को, क्योंकि इसमें जनता द्वारा सीधे प्रतिनिधि चुनकर भेजे हुए जाते हैं।
राज्यसभा गठन ये भी पूछ लेता है, 1 मिनट। राज्यसभा इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, ये डेट पूछ लेता है। और इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई, आप ये याद रखें, 1952। राज्यसभा मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। राज्यसभा मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है, तो अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की मैक्सिमम संख्या, ये भी क्वेश्चन है, ये आएगा इस बार, लिख लो पैट में आएगा इस बार कि राज्यसभा के सदस्यों की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, तो वो संख्या है 250। मैक्सिमम पॉसिबल, अभी नहीं, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कितनी, तो वो है 250। और जिसमें 233 का चुनाव राज्यों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इन सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य के लिए जरूरी है कि उसका नाम उस राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र की सूची में हो जिस राज्य से वह राज्यसभा चुनाव लड़ना चाहता था। ये पहले था, लेकिन नए संशोधन के हिसाब से यह अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। इसीलिए तो आप देखते होंगे जो नेता हार जाते हैं लोकसभा के चुनाव, उनको कहीं से भी राज्यसभा भेज दिया जाता है। जैसे अपने शत्रुघ्न सिन्हा को भेज दिया, यशवंत सिन्हा को भेज दिया, बंगाल से भेज दिया ना, जबकि हैं तो वो बिहार के ना। तो ये याद रखने के लिए जरूरी है। देखिए, किसी से रिलेट करेंगे तो आपको ये सब नियम कानून पता चल जाएंगे, डायरेक्ट रटने की कोशिश करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। अब बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार, कितनी बार पूछ लेता है, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा की अंतिम बैठक और उसके अगले सत्र की प्रथम बैठक, की हिमाचल काट देना, अगले सत्र की प्रथम बैठक में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तभी तो साल में 2 बैठक हो पाएंगी। कितने अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा धन एवं वित्त विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती और ना ही संशोधन कर सकती है, सिर्फ सुझाव दे सकती है। तो देखिए, कुछ शक्तियां लोकसभा में निहित हैं, विशेष शक्तियां लोकसभा में निहित हैं और कुछ विशेष शक्तियां राज्यसभा में निहित हैं। उनमें से एक शक्ति लोकसभा के पास है कि धन पैसा संबंधी जो बातें होंगी वो लोकसभा में होंगी और वही डिसाइड करेगी और उनके द्वारा बनाए गए विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती। और स्टेट से संबंधित जो भी मामले होंगे या नई प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित मामले होंगे, उनमें राज्यसभा पहले पास करेगी और उनमें लोकसभा हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है, आप देख लेते हैं। राज्यसभा का सुझाव मानना या ना मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। धन विधेयक को राज्यसभा में भेजने के बाद यदि 14 दिन के अंदर ना लौटाया जाए तो भी पारित मान लिया जाता है। ये क्वेश्चन आया है 14 दिन, जबकि आपको ऑप्शन में दे देगा 15 दिन, 6 महीने। तो आपको आंसर लगाना है 14 दिन के अंदर। अगर धन विधेयक को राज्यसभा में भेजने के बाद नहीं लौटाया गया या कुछ भी कहा नहीं गया तो उसको पारित मान लेंगे। अनुच्छेद 249 बहुत आजकल चर्चा में है, याद कर लेना। तो अनुच्छेद 249 के अनुसार केवल राज्यसभा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले कुल सदस्य के 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित कर सकती है। मान लीजिए कोई विषय राज्य सूची का है और उस पर कानून बनाने की शक्ति किसी और को देनी है। किसको देनी है? संसद को देनी है। तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले, तो इस जरूरी कंडीशन है 250 मैक्सिमम है, 245 हैं, तो उनका नहीं, सदन में जितने उपस्थित हैं उसी का होता है। जितने सदन में उपस्थित हैं उसका 2/3 सदस्य हो और मतदान करने वाले में, क्योंकि कुछ इनवैलिड भी मतदान हो जाते हैं कई बार। अब बात करते हैं तो अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। ये विशेष शक्ति सिर्फ राज्यसभा के पास है, लोकसभा नहीं कर सकती है। यूपी लोकसभा में 80 हैं, राज्यसभा में 31 हैं और दोनों चीज़ें मैक्सिमम है। तो किस देश में किस राज्य में लोकसभा में मैक्सिमम सीट है? यूपी। राज्यसभा में मैक्सिमम सीट है यूपी और 80 है लोकसभा, 31 है राज्यसभा, ये भी पूछ लेता है। और मिनिमम पूछे तो सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम में है, लोकसभा में 1 है, राज्यसभा में 1 है, तीनों जगह। और वैसे राज्य जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है वो है चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दमन दीव, दादरा नगर हवेली एवं लक्षद्वीप। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं।
प्रथम लोकसभा, तो प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ। तो अब देखो राज्यसभा का पहले हुआ था कि लोकसभा का पहले हुआ था, देख लो देख लो। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का हुआ है, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का हुआ है और 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा हुआ है। तो कथन कारण में आ जाएगा कि सबसे पहले गठन किसका हुआ, तो सबसे पहले गठन हुआ राज्यसभा का। और पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई और मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई थी, लेकिन 31वें संशोधन 1974 के द्वारा इसकी संख्या बढ़ाकर 547 और गोवा और दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम में इसकी संख्या बढ़ाकर 552 कर दी गई। इसमें 530 का निर्वाचन राज्य के क्षेत्र से, 20 का निर्वाचन संचित क्षेत्र से और 2 का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा, ये ध्यान देना, यहाँ पर गलती करोगे इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आता है, पूरी लाइन पढ़ोगे तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। तो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इसमें 530 सदस्यों के निर्वाचन राज्य क्षेत्रों से, 13 सदस्यों के निर्वाचन संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा होता है। और अब जो मनोनयन है वो भी खत्म हो गया, तो अब बची संख्या 543। वर्तमान में 545, लेकिन आगे से 543 क्योंकि मनोनयन समाप्त हो गया है। अब बात करते हैं 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार 2026 तक लोकसभा में विधानसभाओं की सीटों की संख्या यथावत रहेगी। कब तक, ये सन इंपॉर्टेंट है, 2026 2026 तक यथावत रहेगी, मतलब जितनी थी उतनी ही रहेगी, उसके बाद आगे से कम घटाया बढ़ाया जा सकता। लोकसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है और 18 वर्ष, पहले कितनी थी 21 वर्ष, कौन से संशोधन में कर दी गई 18, 61वें संविधान संशोधन। लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आवंटन एवं क्षेत्रों की सीमा निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है और ये कौन सी जनगणना पर आधारित है, याद रखना 2011 नहीं 2001 है। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है, पहला 1952, दूसरा 1962, तीसरा 1973 और चौथा 2002 में, और 2002 वाले न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह थे। लोकसभा में सामान्य आम निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 410, अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 85 और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 48। सामान्य 410, अनुसूचित जाति के लिए 85 और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र हैं कितने, 48। चौथा परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया, ध्यान रखना 2001 ना कि 2011, 2001, और जिसकी मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10 जनवरी 2008 को मिली। और संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है, किंतु तृतीय परिसीमन के बाद यह अनियमित हो गया। कारण था 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन कर वर्ष 2000 तक इस पर रोक लगा दी गई। परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कौन शामिल होते हैं, निर्वाचित आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग, और सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयोग शामिल होते हैं। वैसे राज्य जिनका परिसीमन नहीं हो सका वो थे असम, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड एवं झारखंड। पूर्वोत्तर के चारों राज्यों में स्थानीय विरोध एवं अदालतों के स्थगन आदेश के कारण परिसीमन नहीं हो सका, जबकि झारखंड में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम होने के कारण यह परिसीमन पूरा नहीं हो सका। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति कार्यकाल के मध्य में भी इसे भंग कर सकता है। अब तक ऐसी घटना 8 बार हो चुकी है, 70, 77, 79, 84, 89, 91, 97, 99। याद रखने की जरूरत नहीं, केवल ऊपर वाली लाइन याद करने की जरूरत है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 2 बार आपातकाल अगर लागू हो गया तो संसद लोकसभा के कार्यकाल को विधि द्वारा कानून बनाकर 1-1 वर्ष के लिए, तो कितना हो गया 2 वर्ष मैक्सिमम हो गया ना, 2 बार 1-1 वर्ष। किंतु आपातकाल की समाप्ति के बाद लोकसभा का कार्यकाल 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। मजबूरी की अलग बात है तो 1-1 साल 2 बार बढ़ा लो, लेकिन आपातकाल समाप्त हो गया तो 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते।
अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट। तो कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम 32 वर्ष रहा, मतलब जगजीवन राम की आयु नहीं लिखी है, उनके कार्यकाल की लिखा है 32 वर्ष। लोकसभा एवं राज्यसभा की गणपूर्ति यानी कि कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है। लोकसभा सदस्यों की इसमें भी मिनिमम अटेंडेंस होती है, जिसको बोलते हैं कोरम, वो होती है सदस्य संख्या का 10वां भाग। माने अगर 545 सदस्य हैं तो उसका 10वां भाग 54 पॉइंट कुछ हुआ तो कोरम हुआ 55। उसके बाद इस सदन की कार्रवाई की जाए। अब देख लेते हैं लोकसभा के सदस्यों की अनिवार्य योग्यताएं। तो वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, पागल दिवालिया घोषित ना हो भले ही, लेकिन घोषित ना हो। भाई पहुंच जाते हैं ना। पता होगा आपको कौन है वो। तो वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण ना करता हो। और लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोटेम स्पीकर ये पूछते हैं कई बार, प्रोटेम स्पीकर। तो आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा की पहली बार बैठक होती है तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी, एक होता है स्थायी एक अस्थायी, तो अस्थायी, कुछ लोग मतलब यहाँ पे अस्थाई स्थाई सब एक ही बोलते हैं, अस्थाई 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 कर देते हैं, वो नहीं, अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है जिससे कि नए सदस्य शपथ आदि ले सकें और अपना नया अध्यक्ष स्वयं चुन सकें। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है, जिसका कार्यकाल लोकसभा के जीवन पर्यंत होता है, किंतु इससे पूर्व भी विधि द्वारा पद से हटाए जा सकते हैं। ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देके हट सकता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे दिया त्यागपत्र और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को भी त्यागपत्र दे सकता है। लोकसभा के तत्कालीन उपस्थित सदस्यों की बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ऐसे संकल्प प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम से कम उन्हें 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। यह प्रस्ताव पहली बार 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा के प्रथम, यह भी क्वेश्चन कई बार आया, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध लाया गया, किंतु वह पारित नहीं हो सका। कब लाया गया? 18 दिसंबर 1954। लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकसभा का अध्यक्ष कभी भी अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपनी पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। जब पहली बैठक हो जाएगी, प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद ही वह पद रिक्त करेगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोकसभा की अध्यक्षता अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा 6 वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में से कोई एक व्यक्ति करेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, शायद यूपीएससी में आया हुआ था कि लोकसभा की अध्यक्षता अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करता है? उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति द्वारा 6 वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में कोई एक व्यक्ति करता है। तो मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। अब देख लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष का कार्यभार शक्तियां। ये तो देखिए कितना आसान है। लोकसभा के भीतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रक्रिया के नियमों का निर्वहन करने की अंतिम शक्ति किस पर? अध्यक्ष पर। उसे विभिन्न विधेयक या प्रस्ताव पर मतदान करवाना, परिणाम घोषित करना, मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार इसमें भी हो गया। निर्णायक मत कौन देगा? लोकसभा अध्यक्ष। कुल मिला के दोनों सदनों की जो 2 अध्यक्ष हैं वो निर्णायक मत ही देते हैं। बदल विरोधी अधिनियम पालन करवाने का दायित्व भी किस पर होता है? लोकसभा अध्यक्ष पर। लोकसभा की बैठक स्थगित या निलंबित करने का अधिकार अध्यक्ष को है। वह सदन के सदस्यों के अधिकारों का संरक्षक होता है। सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उसे नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना भी अध्यक्ष का कार्य। एक क्वेश्चन ये आएगा, लिख लो, इस पे लिख लेना, यही आएगा, यही वाला। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अध्यक्ष का विनिश्चय, मतलब लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये क्वेश्चन आ रहा है, लिख लेना।
लोकसभा एवं राष्ट्रपति के बीच संपर्क सूत्र के रूप में भी लोकसभा अध्यक्ष कार्य करता है। वह विदेश जाने वाले, ये भी इंपॉर्टेंट है, वह विदेश जाने वाले संसदीय शिष्टमंडल के लिए सदस्यों का मनोनयन करता है। क्वेश्चन आ जाता है, उल्टा पूछता है कि विदेश जाने वाले संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, तो वह करता है लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कहाँ मिलता है? भारत की संचित निधि से। संचित ऑप्शन आपको भारत निधि भी मिलेगा, तो आप ध्यान रखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भारत की संचित निधि से मिलता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर तथा प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। किसी संसद सदस्य की योग्यता तथा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। इस लाइन को तो बिल्कुल कंठस्थ कर लो। कौन सी? कि किसी सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। अब बात करते हैं कि संसद की कार्रवाई अंग्रेजी या हिंदी में होगी, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति किसी सदस्य को मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक लगातार सदन से, लगातार की बात है, लगातार सदन से अनुपस्थित रहा तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। अब्सेंट घोषित करके कहेंगे कि भैया ऐसा है कि अब आप घर ही रहो। अब बात करते हैं संसद सदस्यों की संसद की बैठक के पूर्व या बाद 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति रखी गई है, लेकिन किन मामलों में? सिविल मामलों में। लेकिन अगर आपराधिक हैं, किसी का मर्डर 40 दिन पहले कर दिया या 40 दिन बाद कर दिया, तो उसमें नहीं, उसमें तो आप पकड़े ही जाओगे। 25 नवंबर 2001 को सर्वदलीय राष्ट्रीय सम्मेलन में संसद एवं विधानसभाओं की मर्यादा बनाए रखने तथा इन सदनों में अनुशासनहीनता को रोकने के उद्देश्य से क्या बनाया गया? एक आचार संहिता बनाई गई। ठीक है। अब बात कर लेते हैं संयुक्त अधिवेशन। इससे क्वेश्चन ना आए तो बड़ी दिक्कत की बात है, पूछना तो चाहिए और डायरेक्ट अनुच्छेद पूछना चाहिए, और या फिर ये पूछ लेना चाहिए कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन। तो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा निम्न परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है। नंबर 1, विधेयक एक सदस्य सदन से पारित होने के बाद दूसरा सदन अस्वीकार कर दे। दूसरी स्थिति है कि विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हों, मतलब दोनों सदन में पास ना हो रहा होगा, ये बात है। एक सदन से पारित विधेयक को यदि दूसरा सदन 6 माह से अधिक दिनों तक रोक ले। सामान्य विधेयक को 6 माह तक रोक सकते हैं, और राज्यसभा वित्त विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन, और 14 दिन के बाद पारित माना जाए, और सामान्य को 6 माह। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। जहाँ पे पैसे की बात होगी वहाँ सबको थोड़ी बुलाएंगे, वो शक्ति किसमें है? लोकसभा में ही है। इसके अतिरिक्त अन्य विधेयकों पर गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। ये आपका पीसीएस का क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी बार बुलाया गया है, और मिलान भी पूछ सकते हैं। तो दहेज प्रतिबंध विधेयक 1959, बैंकिंग सेवा आयोग 1977 और आतंकवाद निवारक अध्यादेश पोटा 2002। याद रखो, दहेज प्रतिबंध विधेयक 1959, बैंकिंग सेवा आयोग 1977 और आतंकवाद निरोधक अध्यादेश पोटा 2002 पर संयुक्त अधिवेशन कुल कितनी बार बुलाया गया? 3 बार। 10 सेकंड का गैप, फिर शुरू करते हैं संसदीय समितियां। अब आते हैं संसदीय समितियों पर। तो संसद के कार्यों में विविधता तो है, लेकिन उसके पास काम भी तो बहुत ज़्यादा है ना। तो उसके लिए विभिन्न विभिन्न समितियां बनाई गई हैं, और उन पर विचार करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं, उन पर काम करते हैं। तो संसद के दोनों सदनों की समितियां की संरचना कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग एक जैसी होती हैं। इन समितियों में नियुक्ति
काल कार्य एवं कार्य संचालन की प्रक्रिया कुल मिलाकर करीब एक जैसी होती है, हम बता चुके हैं। और अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत दोनों सदनों द्वारा निर्मित नियमों के तहत अधिनियमित होती है। ये दो प्रकार की होती हैं, स्थायी और तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां प्रतिवर्ष या समय समय पर निर्वाचित या नियुक्त की जाती हैं और इनका कार्य लगातार चलता रहता है, जबकि तदर्थ समितियां कुछ विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती हैं और रिपोर्ट अपनी पेश कर दें, उसके बाद कह देते हैं खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गए। स्थायी समितियां, लोकसभा की स्थायी समितियों में तीन समितियां कौन कौन सी? वित्तीय यानी कि लोक लेखा समिति, नंबर 2 प्राक्कलन समिति और तीसरी सरकारी उपक्रम समिति का विशिष्ट स्थान। वो क्या करेंगी? ये सरकारी खर्च और निष्पादन पर लगातार नजर रखें। कुल मिला के बात सीधी सीधी ये है, सार ये है कि पैसे से संबंधित ज़्यादातर चीज़ें लोकसभा देखेगी। तो कोई भी पैसे से संबंधित समिति आ जाए तो भी आप लोकसभा लगाएंगे, धन विधेयक आ जाए तो भी आप लोकसभा लगाएंगे, और धन विधेयक को कौन अध्यक्षता करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। तो लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं, लेकिन प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन पूछता है निम्न में से केवल और केवल लोकसभा के सदस्य किस समिति में होते हैं? कई ऑप्शन मिलेंगे, इसका सही आंसर है प्राक्कलन समिति। अब देख लेते हैं, जब इतना ही है कि सिर्फ लोकसभा के, तो प्राक्कलन समिति समझ लीजिए। हमने कहा था ना कि जो इसमें लोकसभा के लिए हो तो पैसे की बात होगी। तो प्राक्कलन समिति कहती है कि प्राक्कलनों निहित नीति के अनुरूप मितव्ययिता बरती जा रही है तथा संगठन कार्य कुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। साथ ही यह समिति यह भी जांच करती है कि धन प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप ही व्यय किया जा रहा है या नहीं। आ गया, खर्चे से संबंधित है, खर्चों पर नियंत्रण रखती है, कंट्रोल रखती है, चेक करती है कि जो कुछ बता रहे हैं उस हिसाब से ही ठीक किया जा रहा है कि नहीं। समिति इस बारे में भी जांच करती है कि धन प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप व्यय किया जा रहा है नहीं। समिति इस बारे में सुझाव भी देती है कि कैसे करना है कि प्राक्कलन को संसद में किस रूप में पेश किया जाए। अब बात करते हैं लोक लेखा समिति की। तो लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त लोक लेखा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी धन संसद के निर्णयों के अनुरूप ही खर्च हो। ये अपव्यय, हानि और निरर्थक व्यय के मामलों की ओर भी ध्यान दिलाती है, लेखा जोखा रखती है। कुल मिला सरकारी उपक्रम समिति देख लेते हैं। यह नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की यदि कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच भी करेगी। वह इस बात की भी जांच करेगी ये सरकारी उपक्रम कुशलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं, इनका प्रबंधन मैनेजमेंट ठोस व्यापारिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रक्रियाओं के अनुसार किया भी जा रहा है अथवा नहीं। इन तीन वित्तीय समितियों के अलावा लोकसभा के नियमों के बारे में समितियों ने विभागों से संबंधित 17 स्थायी समितियां गठन करने की सिफारिश की थी। इसके अनुसार 8 अप्रैल 1993 को इन 17 समितियों का गठन किया गया। जुलाई 2004 में नियमों में संशोधन किया गया और ऐसी ही 7 और समितियां गठन की गई। इस प्रकार अगर कुल समितियों की संख्या पूछ ले तो 24, पहले कितनी थी? 17 थी। इन समितियों के कार्य देख लेते हैं जो गठित की गई। तो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के अनुदानों की मांग पर विचार करना और उसके बारे में सदन को सूचित करना। दूसरा है लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा समिति के पास भेजे जाने वाले ऐसे विधेयकों की जांच करना और जैसा भी मामला हो उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना। नंबर 3 मंत्रालय और विभागों की वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करना, उनकी रिपोर्ट तैयार करना। और नंबर 4 सदन में प्रस्तुत नीति संबंधी दस्तावेज यदि लोकसभा के अध्यक्ष राज्यसभा द्वारा समिति के पास भेजे गए हैं उन पर विचार करना और जैसा भी उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना। प्रत्येक सदन में अन्य स्थायी समितियां उनके कार्य के अनुसार इस प्रकार विभाजित हैं। ये भी देख लेते हैं कि दोनों सदनों में कार्य के हिसाब से कौन कौन सी समितियां हैं। तो नंबर 1 देख लेते हैं जांच समिति। तो जांच समिति में भी है याचिका समिति। ये क्या करती है? विधेयकों और जनहित संबंधी मामलों पर प्रस्तुत याचिकाओं की जांच करती है और केंद्रीय विषयों पर प्राप्त प्रतिवेदनों का विचार करती है। और दूसरी है विशेषाधिकार समिति। ये क्या करती है? ये सदन या अध्यक्ष सभापति के द्वारा भेजे गए विशेषाधिकार के किसी मामले की जांच करेगी। ये जांच समितियों में 2 थी, विशेषाधिकार समिति और याचिका समिति। अब समीक्षा समितियों में देख लेते हैं। तो सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति मंत्रियों द्वारा सदन में किए गए आश्वासनों, वादों, संकल्पों पर उनके कार्यान्वित होने पर नजर रखती है कि आपने जो कहा था वो हो भी रहा है कि नहीं। और अगली है अधीनस्थ विधि निर्माण समिति। यह किस बात की जांच करती है
किस बात की कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त विनियमों, नियमों, उपनियमों और प्रदत्त शक्तियों का प्राधिकारियों द्वारा उचित उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं। नंबर 4 देखते हैं, पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति है तो यह वैधानिक अधिसूचनाओं और आदेशों के अलावा जो कि अधीनस्थ विधान संबंधी के कार्य क्षेत्र में आते हैं, मंत्रियों द्वारा सदन के पटल पर रखे गए सभी कागजातों की जांच करती है और यह देखती है कि संविधान, अधिनियम, नियम या विनिमय के अंतर्गत कागजात प्रस्तुत करते हुए उनकी व्यवस्थाओं का पालन कर भी रहा है अथवा नहीं। अब देख लेते हैं सदन के दैनिक कार्य से संबंधित समितियां। तो देखते हैं नंबर 1, कार्य मंत्रणा समिति। तो सदन में पेश किए जाने वाले सरकारी और अन्य कार्य के लिए समय निर्धारण की सिफारिश करेगी कौन? कार्य मंत्रणा समिति। इसमें भी खा पार्ट है पार्ट 2, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा प्रस्तावों संबंधी लोकसभा की समिति। तो इसमें देख लेते हैं निजी सदस्यों द्वारा पेश गैर सरकारी विधेयक का वर्गीकरण और उसके लिए समय का निर्धारण करें। निजी सदस्य माने मंत्री नहीं है। निजी सदस्यों द्वारा पेश प्रस्तावों पर बहस के लिए समय का निर्धारण करती है और लोकसभा में निजी सदस्यों द्वारा पेश किए जाने से पूर्व संविधान संशोधन विधेयकों की जांच करती है और यह राज्यसभा में इस तरह की समिति नहीं पाई जाती, बिल्कुल नहीं पाई जाती। और राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की गैर सरकारी विधेयकों एवं प्रस्तावों की चरण या चरणों में बहस के लिए समय के निर्धारण की भी सिफारिश करेगी कौन? गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा प्रस्तावों संबंधी लोकसभा की समिति। ये समितियां अगर ना घुस रही हों दिमाग में तो कोई बात नहीं, अभी एंड में बताएंगे कि इसमें क्या पढ़ लो कि आपका काम निकल जाए बस। नियम समिति क्या करती है? तो सदन में कार्रवाई के संचालन के संबंधित मामलों पर विचार करेगी। SC/ST कल्याण के लिए समिति बनेगी। फिर 5वीं, सदस्यों को सुविधाएं प्राप्त करने के लिए समिति, इसमें भी 2 हैं, एक सामान्य प्रयोजन और सदस्यों के आवास से संबंधित है। और 6वीं है संसद सदस्यों के वेतन व भत्ते संबंधी संयुक्त समिति। 7वीं लाभ के पदों से संबंधित संयुक्त समिति। नंबर 8 है पुस्तकालय समिति। नंबर 9 है महिला अधिकारिता समिति। इसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ सभी क्षेत्रों में महिलाओं की गरिमा और समानता प्रदान करना है। और 4 मार्च 1997 को राज्यसभा की आचार संहिता समिति का गठन किया गया। लोकसभा की आचार संहिता संबंधी समिति 16 मई 2000 को गठित की गई। इसका मतलब संविधान निर्माण के समय आचार संहिता जैसी कोई भी बात नहीं थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तदर्थ समितियां की। तो इस तरह की समितियों को मोटे रूप में 2 शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। नंबर का, संसद के दोनों सदनों द्वारा अथवा सभापति किसी विचाराधीन प्रस्ताव के स्वीकृति किए जाने या कोई निर्दिष्ट समय पर गठित समितियां। उदाहरण के लिए संसदीय परिसर में खाद्य प्रबंधन पर समिति, कि वहां पर फूड सब्सिडी आदि इत्यादि क्या होगी। संसदीय परिषद में राष्ट्रीय नेताओं और सांसदों की चित्रों मूर्तियों की स्थापना पर समिति, ठीक है। MP लेट्स पर समिति और रेलवे कन्वेंशन समिति, संसदीय परिसर की सुरक्षा संबंधी अन्य समितियां। ये तो देखिए उस टाइम जो काम आ गया उससे संबंधित समितियां हैं, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं विशेष विधेयकों पर विचार करने हेतु एवं रिपोर्ट देने हेतु नियुक्त प्रवर एवं संयुक्त समितियां। और जहां तक विधेयकों से संबंधित सवाल है, ये समितियां अंतदर समितियों से भिन्न है और इनके द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया के उल्लेख अध्यक्ष सभापति के निर्देश तथा प्रक्रिया संबंधी नियमों में किया जाता है। तो अभी तक जो नहीं घुसा उसको मारिए गोली। अब बात करते हैं कि लोक लेखा समिति, जो +7 लिखा है ना, लोकसभा प्लस राज्यसभा लिखा है, तो लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आंसर है 22, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। और प्राक्कलन समिति में केवल और केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं जिनकी संख्या होती है 30, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है 0। सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें लोकसभा के 10, राज्यसभा के 5, टोटल 15। ये याद करना है। विशेषाधिकार समिति 10+5 यानी कि 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा, 15। और संयुक्त प्रवर समिति 30 लोकसभा, 15 राज्यसभा यानी कि 45। कुल मिलाकर दोनों सदनों के लिए अलग अलग समितियां, मतलब जो समिति, ये तो कॉमन समितियां थी, जो दोनों सदनों में अलग अलग हैं वो है प्रवर समिति, उसमें 30 लोकसभा, 30 राज्यसभा, ये हो गए 60। और याचिका समिति 15+10 25। और नियम समिति 15+16 31। तो अगर सबसे बड़ी देखें या तो प्रवर समिति है, और प्रवर समिति अगर ऑप्शन में नहीं देगा तो देखो कौन सी है, ये है संयुक्त प्रवर समिति, इसमें 45 हैं। और उसके बाद प्राक्कलन समिति है, उसमें 30। लोक लेखा में 22 है, 15+7। प्राक्कलन में देखो लोक लेखा, प्राक्कलन और प्रवर, इनमें से टोटल पूछ सकते हैं। तो लोकसभा में लोक लेखा में 22 हैं, प्राक्कलन में 30 हैं और संयुक्त प्रवर में 45 हैं, प्रवर समिति में 60 हैं। ये याद करके जाना।
अब बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन है, इसे वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। वर्तमान में सदस्य संख्या 245 है। मैक्सिमम 250 पॉसिबल है। यह राज्य एवं संघीय क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करती है और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये पता ही है। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, उतने ही निर्वाचित भी हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर खुली मतदान प्रक्रिया के द्वारा होता है, ये आपको पता है। और धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। और मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि चुन के आते हैं कहाँ पर? लोकसभा में। तो राज्यसभा द्वारा राष्ट्र सूची के किसी विषय को राज्यसभा में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के नाम, सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है। मतलब अभी हमने बताया ना, राष्ट्र सूची किसी विषय को कानून बनाने की शक्ति अगर केंद्र को देनी हो तो राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार किससे संबंधित है? ये भी राज्यसभा से पहले भी बता चुके हैं। और उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु प्रस्ताव का आरंभ कहाँ किया जाएगा? राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति। तो हटाने की प्रक्रिया अगर शुरू होगी उपराष्ट्रपति की, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति हो। तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ शुरू होगी? सबसे पहले वो होगी राज्यसभा में। और लोकसभा के भंग होने की स्थिति में आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कौन कर सकती है? वो कर सकती है राज्यसभा। और हमने क्या बताया कि अगर आपातकाल लगा हो तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया जा सकता है? 1-1 वर्ष करके 2 बार। और आपातकाल खत्म हो गया तो मैक्सिमम 6 महीने बढ़ाया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं राज्यसभा का सभापति किसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जैसे लोकसभा में शपथ नहीं लेता है ना लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, वो सिर्फ सामान्य लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। ऐसे ही राज्यसभा का सभापति इसका सदस्य नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। और उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है और जिसका निर्वाचन सदस्यों के द्वारा किया जाता है। किसका? उपसभापति। अब बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा संसद का निम्न सदन अथवा प्रथम सदन है। प्रथम सदन, ये भी ध्यान रखना, प्रथम। और इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकसभा में मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545 है। भविष्य में कितनी हो जाएगी? 543, क्योंकि एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम खत्म होने वाला है। और लोकसभा स्थायी सदन नहीं है, यह अस्थायी सदन है। इसको भंग किया जा सकता है कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी। और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है। और इसी में लोग ईवीएम हैक के आरोप लगाते हैं, ये भी इसमें लिख लेना। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। और मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये तो आपको रट जाना चाहिए कि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव का क्या करेगी? अनुमोदन करेगी। लोकसभा के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं और उनका निर्वाचन सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर, यह आपको याद होगा कि जब पहली मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो सब राष्ट्रपति द्वारा एक वरिष्ठ सदस्य को बैठा दिया जाता है। वो बैठने के बाद लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, टेम्परेरी अध्यक्ष के रूप में काम करता है। उसके बाद उसमें परमानेंट अध्यक्ष कोई और चुन लिया जाता है या वही चुन लिया जाता है, वह कहलाता है प्रोटेम स्पीकर। अब बात करें संसद में विपक्ष के नेता की, तो संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष के नेता की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, वो तो आप जानते ही हैं विपक्ष का नेता अपना कितना बढ़िया है और कितना महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी, तो वो आपको पता ही होगा। भूमिका को देखते हुए राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेताओं की वैधानिक मान्यता दी गई है। पहले नवंबर 1977 से लागू एक पृथक कानून के अंतर्गत वेतन तथा कुछ अन्य उपयुक्त सुविधाएं भी इनको दी जाती हैं। और विपक्ष का नेता कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का दर्जा रखता है, मतलब उतना उनको सुविधाएं मिलती हैं। अब 10 मिनट का ब्रेक, 10 सेकंड का ब्रेक और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया शुरू करेंगे। इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। आप कहेंगे कि आपने सबसे ये क्वेश्चन बता दिया, क्वेश्चन तो 5 आने हैं। मैं ये कह रहा हूँ इसमें बनता है, तो आपको कल हमने 15 से 20 क्वेश्चन बताए, उसमें से 5 क्वेश्चन कोई आ जाएंगे, बात खत्म। तो बात करते हैं अनुच्छेद 368 की, जिसमें संविधान संशोधन प्रक्रिया शामिल है। तो साधारण विधि द्वारा संशोधन, संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है।
इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्वानुमति मिलने पर कौन कौन से संशोधन किए जा सकते हैं ये देख लीजिए। नंबर 1, नए राज्यों का निर्माण करना हो, राज्य क्षेत्रों सीमा नाम में परिवर्तन करना हो तो किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? राष्ट्रपति की। और संविधान में नागरिकता संबंधी, अनुसूचित क्षेत्रों जनजातियों संबंधी प्रशासन हो और केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं हो, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक। ये हो गया साधारण विधि द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत जब बात करें तो 2/3 बहुमत होना चाहिए। ऑप्शन आपको 3/4 लिख के कंफ्यूज करेगा, याद रखना 2/3, 2/3, 2/3, 2/3। 33% पासिंग मार्क्स है, उसका डबल मान लीजिए 2/3, 3/4 नहीं, 2/3 है, तो 2/3 है विशेष बहुमत। तो 2/3 मतों से पारित हो जाए और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकार एवं शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इस प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। विशेष बहुमत से कम आधे राज्यों से विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। देखिए, एक हो गया सामान्य बहुमत, एक हो गया विशेष। एक विशेष में भी विशेष है, क्योंकि विशेष तो बहुमत हो और विधानमंडलों की आधे से ज्यादा विधानमंडलों की स्वीकृति हो, उसके द्वारा कौन कौन से संशोधन किए जा सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसमें विधानमंडल के सदस्य भाग लेते हैं, अनुच्छेद 54 दिया हुआ है। राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रणाली, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघीय न्यायपालिका, संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध, 7वीं अनुसूची का विषय और संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित निर्णय भी यहाँ पर लिए जाएंगे। कौन से? विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा विधानमंडलों की उसके योग्यता के साथ। और नंबर लास्ट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध। तो यहाँ पर ये पार्ट 3 खत्म होता है। एक वीडियो और आएगा, उसमें आपका पैट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटी का। उसके बाद 2 वीडियो और हम पॉलिटी के लाएंगे, जिससे कि पूरा ही पॉलिटी खत्म कर दें। तो आपके 22 वीडियो में वो 2 वीडियो शामिल नहीं होंगे, यही वीडियो शामिल होंगे। 22 दिन, 22 वीडियो, 22 PDF 2022 के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आपके लिए थोड़ी सी मेहनत हम कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए। सब कुछ यहाँ पे फ्री में मिलेगा, शॉर्ट में मिलेगा लेकिन कंप्लीट मिलेगा। देखिए, शॉर्ट मिलेगा लेकिन कंप्लीट मिलेगा। शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि बीच में उड़ा उड़ा के पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे लेकिन बिना टाइम बर्बाद किए पढ़ाएंगे, बिना एडवर्टाइजमेंट किए पढ़ाएंगे। और उससे एग्जाम में ना आए तो गारंटी हमारी वीडियो बनाना छोड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।